हेलो फ्रेंड्स, अद्वैत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे और उसके अंतर्गत आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन को देख रहे थे। और इसमें मैंने बताया था कि इसको इन्होंने 3 उत्थान में बांटा है। प्रथम उत्थान में प्रकरण 1 और 2 था, हम लोगों ने देख लिया है। द्वितीय उत्थान में प्रकरण 3 और 4 है। आज हम लोग प्रकरण 4 को यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है गद्य साहित्य का प्रसार। फ्रेंड्स, ये प्रकरण बहुत लंबा था, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में बनाने का सोचा है। आज भाग 1 इसका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुभीति के लिए हम 4 विभाग करते हैं: नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और समालोचना। फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने अनुदित नाटकों की भी चर्चा की थी, इसी प्रकार से अनुदित उपन्यास आदि की भी चर्चा की थी। मैंने यहाँ पर सिर्फ मौलिक को रखा है, क्योंकि अनुदित से कभी प्रश्न बनते देखा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मौलिक को रखा है। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक नाटक। काशी निवासी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे थे: चौपट चपेट और मयंक मंजरी। इनमें से प्रथम तो एक प्रहसन था, अर्थात चौपट चपेट क्या है? एक प्रहसन है, जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चों लफंगों आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए थे। दूसरा 5 अंकों का नाटक था, जो श्रृंगार रस की दृष्टि से सन 1891 में लिखा गया था। ठीक है, तो ये दोनों किशोरी लाल गोस्वामी का, और जल्दी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आया भी था कि ये दोनों नाटक का नाम देके पूछा था कि ये किसकी रचना है। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर भी हुई थी, और उन्होंने रुक्मिणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाम के 2 नाटक लिखे थे। ये दोनों नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने के लिए लिखे थे। आगे उन्होंने इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया। भारतेंदु का वृहद जीवन चरित्र लिखने वाले शिवनंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेख योग्य है। इन मौलिक रूपकों की सूची देखने से यह लक्षित हो जाता है कि नाटक की कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही गया है। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलझे हुए पक्षों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती। अर्थात उस समय ऐतिहासिक और पौराणिक जो नाटक थे वो ज्यादा लिखे गए थे, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के नाटक कम लिखे गए थे। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण का चंद्रकला भानुकुमार है। ठीक है, कवि राय देवी पूर्ण का नाटक है चंद्रकला भानुकुमार, पर वह भी इतिहास के मध्य युग के राजकुमारों और राजकुमारियों का जीवन सामने लाता है। पूर्ण जी ब्रज भाषा के एक बड़े ही सिद्धहस्त कवि थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्य उद्देश्य से लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं। अब आते हैं फ्रेंड्स मौलिक उपन्यास पे। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। द्वितीय उत्थान काल के पहले नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनके अयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र रहा और रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का
कोई प्रयत्न नहीं है, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। अर्थात ये जो अयारी प्रधान जो उपन्यास है इसको शुक्ल जी साहित्य कोटि में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं किए। तो फ्रेंड्स ये लाइन देकर के पूछ ली जाती है कि बाबू देवकीनंदन के संबंध में ये लाइन किसने कही है। आगे है, बाबू देवकीनंदन के तिलिस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं। यहाँ पर इनके किसी उपन्यास आदि की चर्चा नहीं थी, परंतु पढ़ करके पता चल रहा है कि ये भी अयारी के उपन्यास लिखते होंगे। बाबू देवकीनंदन ने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, ठीक है। अर्थात से जो चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति आदि जो इनके उपन्यास हैं इसको इन्होंने हिंदुस्तानी में लिखा है, ना कि साहित्यिक हिंदी में। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी 1865 किशोरी लाल गोस्वामी हैं, ठीक है, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी जी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। सन 1898 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला, यानी उपन्यास जो पत्र है वो किशोरी लाल गोस्वामी का है। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठ गए, एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रह गए। तो फ्रेंड्स ये लाइन महत्वपूर्ण लगी मुझे, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ये ऐसे दे करके पूछा जाए किसके संबंध में शुक्ल जी ये बात कह रहे हैं, ठीक है, और या फिर किशोरी लाल गोस्वामी के संबंध में शुक्ल जी ये बात कह रहे हैं तो वो ये किस विधा से संबंधित है, ठीक है। तो उपन्यास की बात यहाँ पर हो रही है। यह दूसरी बात है कि उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उसमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्य की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में अधिक हुई थी। और एक बात जरा खटकती है, वह है इनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दूए मुअल्ला। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम देखिए, ये है तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदय हारिणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्र इत्यादि। तो ये इनके उपन्यास है। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे। ठेठ हिंदी की ठाठ, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ जो कि 1899 में आया था, और अधकिला फूल जो 1907 में आया था। पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई और औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये दोनों महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक वेनिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृत की सीमा पर पहुंची थी, वैसे ही इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई देती है। अर्थात वेनिस का बांका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, उनकी पहली पुस्तक है, ठीक है। उपाध्याय जी के साथ पंडित लज्जाराम मेहता का स्मरण आता है, जो अखबार नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए बड़े छोटे उपन्यास भी लिखा करते थे। उनके उपन्यास देखिए कुछ इस प्रकार हैं। धूर्त रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति 1904 में आया था, पूछा जाता है। बिगड़े का सुधार 1909 में, आदर्श हिंदू 1915 में, ठीक है। आदर्श दंपति देखिए 4 में है और आदर्श हिंदू 1915 में है, ठीक, लज्जाराम मेहता का।
आगे हैं छोटी कहानियां। जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य और असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नॉवेल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में वे कादंबरी कहलाने लगे। वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं और उनमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चलती है और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता या वैचित्र उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, उपन्यास को अगर हम लोग देखें तो गोदान को ही ले लीजिए, तो होरी की कथा चलती रहती है, पर वो सीधी न जाकर के बीच में मेहता मालती आदि की कथा भी उसमें सम्मिलित होती है और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। तो वही उसी की बात कर रहे हैं कि अब जो नवीन ढंग के उपन्यास और कहानी आदि लिखे जाने लगे, वो कुछ इस प्रकार से लिखे जाने लगे जो कि पुराने तरीके से लिखे जाने वाली कहानी उपन्यास से अलग थे। ठीक है, यहाँ पर इसी की चर्चा कर रहे हैं। उपयुक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंशा की कहानी, रानी केतकी की कहानी न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत। सरस्वती के प्रथम वर्ष में ही पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी जो मौलिक जान पड़ती है। यानी कि सरस्वती का प्रथम वर्ष यानी कि 1900 में आई थी सरस्वती पत्रिका। उस समय किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी थी जो कि मौलिक जान पड़ती है। इसके उपरांत तो उसमें कहानियां बराबर निकलती रहीं, पर यह अधिकतर बंग भाषा में अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थी। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन रखते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। उसके उपरांत बंग महिला का स्थान है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्णचंद्र की पत्नी धर्मपत्नी थी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें से एक थी दुलाई वाली, जो सन 1907 की सरस्वती में प्रकाशित हुई। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो नेट के सिलेबस में चंद्रदेव से मेरी बातें नामक शीर्षक से बंग महिला की ही एक कहानी को और डाला है। 1904 में उसका प्रकाशन है। तो देखिए यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अर्थात उस समय इसको कहानी के अंतर्गत तो नहीं रखा गया था, एक निबंध लेख के अंतर्गत रखा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्ष क्रम से नीचे दिए जाते हैं। तो इंदुमती जो किशोरी लाल गोस्वामी की है, 1900 में आई थी। गुलबहार ये भी किशोरी लाल गोस्वामी की है, 1902 में आई थी। ठीक है। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की है, 1902 में आई थी। 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की है, 1903 में। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त बाजपेयी की है, ये भी 1903। दुलाई वाली बंग महिला का है, 1907। तो ये क्रम इन्होंने लगाया है। इसमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। उसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। ऐसी कहानियों की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और वे इस काल के भीतर की प्रायः सब मासिक पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रहीं। सन 1911 में कल्पना और भावुकता के कोश बाबू जय शंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी
उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की जो ग्राम नाम की कहानी थी वो 1911 में आई थी, और उन्हीं के पत्र यानी कि इंदु किसका पत्र है, जयशंकर प्रसाद उसके संपादक थे, उनके ही इंदु में निकली। उसके उपरांत तो उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियां लिखी जो तृतीय उत्थान के भीतर आती हैं। इसी समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना आरंभ किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन, जो कि 1913 में आई थी, सरस्वती में छपी। राजा राधिका रमन सिंह जी की अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना, ये भी 1913 में आई थी, इंदु में निकली थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, रक्षाबंधन सरस्वती में छपी थी और कानों में कंगना इंदु में निकली थी। उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी थी। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था सन 1915 की सरस्वती में छपी थी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो इस कहानी की इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो पंक्ति है देकर के पूछी जाती है कि शुक्ल जी ने किस कहानी के संबंध में ये पंक्ति कही है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद की छोटी कहानियां भी सन 1916 से ही निकलने लगी। इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में ही आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं, जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में हुआ। आगे है निबंध। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो पहली ही लाइन महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में देके पूछी जाती है। किसकी लाइन है ये? भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। फ्रेंड्स, इस तरीके की लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कथन कारण वाला क्वेश्चन होता है, उसमें इस तरीके की लाइन दे दी जाती है कि जैसे निबंध किसको कह रहे हैं यहाँ पर, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विशेषता हो। ठीक है, ऐसे लक्षण वाली रचना को ये निबंध मान रहे हैं। बात तो ठीक है यदि ठीक उसी तरह समझी जाए। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल आधार यही है। इस उत्थान काल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले दो अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। बेगन विचार रत्नावली, जो कि अंग्रेजी के बहुत पुराने क्या पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद है, और दूसरा निबंध माला दर्ज। पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है और दूसरी गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की है। तो पहली तो सबको पता है बेकन विचार रचनावली द्विवेदी जी की है, और निबंध माला दर्ज जो है वो गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की है। मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही रहते थे, लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियां निबंध कोटि में आ सकती हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।
पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। ठीक है, 1900 में सरस्वती आई, 1903 से इन्होंने लिया और 1920 तक यही संपादक थे। तब से अपना सारा समय लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता ये इस बात से मानते थे कि पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाए। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकर लेख भी बहुत लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही हैं। ठीक है, अर्थात द्विवेदी जी के जो लेख हैं उसको शुक्ल जी बातों का संग्रह कह रहे हैं। ठीक है, स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लेख जैसे कि कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं, पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से नहीं लिखे जान पड़ते। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय को बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर दत्त होती है। जो चीज ईश्वर दत्त है वह अवश्य लाभदायक होगी, वह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुंचता है। कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है और सभ्य तथा अर्ध सभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है और शिक्षितों तथा सभ्य लोगों को बहुत। संसार में जो यह बात जैसे देख पड़े, कवि को उसे वैसे ही वर्णन करना चाहिए। तो इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर वही है कि मोटी मोटी बातों को मोटे तौर पर लिख दिया गया है कि हर कोई इसको समझ जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी ने लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। द्विवेदी जी के लेख या निबंध जो है वो विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वह गुण गुंफित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंध का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां पर पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हों। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। उनके 2 लेख क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती में आई थी 1913 में, और आर्य समाज का कोप 1914 में आया था, इस बात के अच्छे उदाहरण हैं। अर्थात ये मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं तो उसका आगे उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला जो लिया गया है, ये क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इससे लिया गया है। देखिए, आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी है और उसे मरे 300 वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है, न वह कभी मरी और न उसके मरने के कोई लक्षण ही दिखाई देते हैं। यदि आप कभी आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावा तशरीफ ले जाएं, तो कृपा करके वहां के एक आध अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूल का मुआयना न सही तो मुलाहजा अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप मुर्दा समझ रहे हैं वह अब तक इन जिलों में बोली जाती है। तो इस तरीके की इन्होंने लिखी थी पंक्ति, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इस लेख के अंतर्गत। दूसरा देखिए, जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़ों और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा। ठीक है, अब आगे है माधव प्रसाद मिश्र, महत्वपूर्ण है ये, 1871। जिस वर्ष सरस्वती निकली, ठीक है, संवत 1957 अर्थात सन 1900, ठीक है, संवत को सन में बदल दें, 1900 में सरस्वती निकली। उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन नामक एक मासिक पत्र निकलवाया जो 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गया। तो सुदर्शन के संपादक हो गए माधव प्रसाद मिश्र। इनके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षा और निबंध लिखे। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक, संपादक,
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था कि मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के नहीं लिख सकते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करें। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न ऐसा बन सकता है कि गुलेरी जी ने ये लाइन किसके संबंध में कही है, तो माधव प्रसाद मिश्र के संबंध में कही है। ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि जहां किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध और प्राचीन ग्रंथकारों की और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी। बेवर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया था। ठीक है, तो बेवर का भ्रम जो है वो माधव प्रसाद मिश्र की रचना हो गई। आगे है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैषध चरित चर्चा में नैषध के कई एक बड़ी दूर की सूझ व अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था, ये एक बारगी पिल पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते लगे हाथों पंडित श्रीधर पाठक के गुणवंत हेमंत नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी भारी प्रशंसा की थी, नीरसता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई। यह विवाद कुछ दिन चला। ठीक है, नैषध चरित चर्चा में द्विवेदी जी ने कुछ ऐसा लिखा जो इनको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया कि जिस चीज की तारीफ द्विवेदी जी ने की थी उसकी नीरसता और इतिवृत्तात्मकता आदि को इन्होंने दिखाया और उस पर लेख लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी के केवल 2 लेख मिलते हैं, धृति और क्षमा। ठीक है, धृति और क्षमा माधव प्रसाद मिश्र की रचना हो गई। आगे हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। तो पहले ही लाइन ध्यान में रखनी है, शुक्ल जी ने ये कही है बाल मुकुंद गुप्त के संबंध में। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ता के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए। तो भारत मित्र का पूछा जाता है कि इसके संपादक कौन थे। ठीक है, ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। फ्रेंड्स, ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे। पूछा जा सकता है, ये देखिए किसके संबंध में शुक्ल जी कह रहे हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख से अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्मा राम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पूरा पुट था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विग्रह के लिए सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक देकर बहुत फपता हुआ आल्हा कल्लू अलहित के नाम से लिखना पड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर द्विवेदी जी ने भाषा और व्याकरण नामक लेख में एक शब्द का प्रयोग किया, अनिस्थिरता शब्द का। ठीक है, तो इस पर ये इनको सही नहीं लगा और इन्होंने आत्माराम की टेंटे नाम से, ठीक है, आत्माराम की टेंटे नाम से एक लेख लिखा और उसमें इनका पूरा जो भी इनको समस्या लगी उसकी चर्चा इन्होंने कर दी। और चूंकि व्यंग्य शैली में चर्चा की, तो अब जो द्विवेदी जी जैसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, फिर भी इनको कुछ समझ नहीं आया, तो इन्होंने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक दे करके एक आल्हा लिखा। ठीक है, आल्हा, उसका नाम कल्लू अलहित के नाम से उस आल्हा को इन्होंने लिख करके इनकी बातों का जवाब दिया। तो फ्रेंड्स, ये तो प्रश्न बनता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने की जो बात है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त है जो आत्माराम की टेंटे नाम से लिखे थे। तो बालकृष्ण भट्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त की बात यहाँ पर हो रही है। दूसरी बात ध्यान में रखने की है कि जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस, यहाँ पर द्विवेदी होगा, द्विवेदी के किस लेख पर ये विवाद उठा था, तो भाषा और व्याकरण नाम का जो लेख था उस पर विवाद हुआ था। ठीक है, गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। शिव शंभू का चिट्ठा इन्होंने 8 भागों में लिखा है, हमारे सिलेबस में भी है।
गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा सा अंश नमूने के लिए दिया जाता है। देखिए, इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें उतर रही हैं, तबीयत भुरभुरा उठी। इधर भंग, उधर घटा, बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तड़तड़ धड़धड़ होने लगी। देखा, ओले गिर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये प्रकरण यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और इसका जो भाग 2 है, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सुनने के लिए धन्यवाद।